Jai Hind to all tuned. I am Pratha Kapoor and I welcome you all on behalf of Sunbeam family to Virasat. It is an initiative by Sunbeam School Lehertara to bridge the gap between the school students and our extremely talented alumni who walked through school's doors and charted their path towards a successful career. Today, amongst us, we have Mr. Sharat Chand Upadhyay, who passed out from Sunbeam School Lehertara in the year 2010. He then pursued his higher studies in cinema from Asian School of Media Studies, Noida. He has made several independent films. One of them is Satyamanthan and another being Ishq Salamat. Both of these films have received appreciation at various film festivals. The two films have also been awarded for Best Story and Screenplay. Today, he will be reciting poetry for all of us. Welcome, Sharad Bhaiya. Hello, Pratha. Jai Hind to you. Jai Hind to you as well. So, how are you doing in this lockdown? Actually, Pratha, it is going very well. और बहुत अच्छे से बीत रहा है ये वक्त और जितना वक्त हमें अपने आप के लिए चाहिए होता है वो सारे काम करने के मौके मिलते हैं और सबसे बड़ी बात कि खुद की तैयारियों के बहुत वक्त मिलते हैं. Yeah. So, moving on. So, before you start, I have some question in my mind. May I go ahead? Yeah, please. Yeah. So, what made you choose this field as your career? I think I was born to be in this field. बचपन से ही मेरा पूरा एक ख्वाब था कि मैं फिल्मों में आऊं और ये ख्वाब मैंने ये जब मैं क्लास थर्ड में पढ़ता था तभी से मैंने ये पाल रखा था कि मैं एक ना एक दिन या तो मैं इस देश में सिर्फ दो चीजें चलती हैं या तो क्रिकेट या फिल्म्स. इन्हीं दोनों में से किसी एक में जाना था. क्रिकेट मेरे माँ बाप ने मुझसे छुड़वा दिया लेकिन फिल्म्स मेरे साथ रह गई और मैं आज आपके सामने हूँ. Nice to hear that. So, without any further delay, I would like you to take over. Thank you, Pratha. With your permission, I would like to start. Actually, this is a poetic storytelling, and I want to tell you about the story about the great mythological epic of India, Mahabharata. May I start? Yeah, sure. Okay. सत्य वह शास्त्र है जिसका अनुसरण वीरांगनाएं जीवन पर्यंत करती. सत्य वह शस्त्र है जो खंडित दृष्टि से विभाजित संभावनाओं को उनके सामर्थ्य से एकत्रित करता है. जल की सहनशीलता प्रमाण है कि एक वीरांगना की शक्ति का वास्तविक स्रोत उसकी संवेदनशीलता है. इस महानतम संघर्ष में इनके कर्म इनके हस्ताक्षर बन जाएंगे और आगमन होगा नियति जीत स्वयं सिद्धाओं का. जय हिंद. मैं शरद चंद उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका संदीप स्कूल लहरतारा के फेसबुक लाइव के इस सेशन में. मैंने सुना है कि विरासतें अनमोल होती, खून पसीने की सजी किसी की कोशिशों की अमानत होती है और ऐसी ही एक विरासत है जो ईश्वर द्वारा हमें सौंपी हुई है. वो है हमारा जीवन. जीवन का त्राण गंगा है. गंगा प्रकृति का विस्तार है. संभावनाओं की वाटिका में अनंत को छू लेने की अभिलाषा. हर जतन में जल रखकर संरक्षक बनना था हमें जीवन के अविरल प्रवाह का. पतित पावनी पाप नाशिनी जलाधिष्ठात्री का जिसने हमें रचा है. राष्ट्र संपदा की प्रतिष्ठा केवल उसके परोपकार से संबंधित न होकर परिष्कार की एक प्रक्रिया भी. परंतु आज गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती वितस्ता विपाशा सबका वर्तमान स्वरूप हमारे द्वारा किए तिरस्कार का प्रतिरूप बनता जा रहा है. ये एक मां की व्यथा है. किसी और से लड़कर हम जीत तो सकते हैं किंतु स्वयं के विरुद्ध छेड़ा गया युद्ध केवल पराजय की पीड़ा देता है. इस यथार्थ का क्या करें जिसने हमारी संभावनाओं पर ही लांछन लगा दी. अवसाद की अग्नि से उठता धुआं हमारी आत्मा को प्रताड़ित करता है और सामर्थ्य होते हुए भी
हम अपनी प्रेरणा पर हुए इस प्रहार का प्रतिकार नहीं कर पाते। आज गंगा और हमारे संबंध में द्वंद्व भर रहे हैं। ये कठोर संवेदनाएं जीवन से किए हमारे समझौते का एक अहम हिस्सा बनती जा रही है। मैं आपको इसी की एक कहानी सुनाना चाहूंगा कि किस तरीके से गंगा का अस्तित्व हमारे जीवन के साथ जुड़ा है। पूर्वी सभ्यताओं का आधारभूत गाथाएं हैं। ये गाथाएं जो जीवन से जुड़े हमें बहुमुखी स्वरूप की विविधताओं से अवगत कराती हैं। कुछ शक्तियां जीवन को दिशा देती हैं, तो कुछ घटनाओं के परिणाम दुर्गामी होते हैं। जहां इन पौराणिक कथाओं के सदचरित्र जीवन दर्शन का एक अभिन्न अंग बन जाते हैं, वहीं सारे खल चरित्र अन्याय, अपमान एवं तिरस्कार के पर्याय। ऐसे ही संग्रहित होती हैं गाथाएं और जन्म लेती हैं विरासतें। इन्हीं असामान्य, अद्भुत और अलौकिक गुणों का संग्रहण है हमारी महागाथा। साहस, शक्ति, प्रेम, भक्ति, सामर्थ्य, जतन, विश्वास, वचन, युगांधर की अमृतमय वाणी का एक कवित्वमय मिलन स्वतंत्रता के महत्व को समझाती, महानता के दायित्व का बखान करती। हाँ, भारतवर्ष में जीवन दर्शन की एक अनमोल विरासत महाभारत। इस गाथा ने हमें एक वंश, एक परिवार के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के मूल, चरित्र निर्माण के महत्व को समझाया। चरित्र निर्माण जिसका सारा उत्तरदायित्व हमारे कर्मों पर, परंतु महागाथाओं में उद्घोषित महानता केवल महापुरुषों की निर्मित कृति नहीं है। यह सर्वोत्कृष्ट रचना संकीर्ण नहीं है, अपितु उन असंख्य स्वयं सिद्धाओं के परिश्रम, सामर्थ्य, प्रेम, त्याग, बल और बलिदान का महानतम स्तंभ भी है। तुम मुझे उन शूरवीरों के दर्शन कराओ जिन्होंने अपनी उपलब्धियों से सृष्टि के रंग को रंग दिया। मैं तुम्हें उन नियतिजीत महावीरांगनाओं का वर्णन दूंगा जिन्होंने अपने सामर्थ्य के घर्षण से नियति के भाग्य को ही निर्धारित कर दिया। वो कौन सा अद्भुत एवं विशिष्ट गुण है जो महागाथाओं की इन महान स्त्रियों को एक अति विशिष्ट श्रृंखला में लाकर खड़ा कर देता है? वो स्थान जहां से ये पूजनीय तो प्रतीत होती है, आदरणीय तो प्रतीत होती है, परंतु इनके जीवन के प्रतिरूप की आकांक्षा कदाचित ही कोई स्त्री या पुरुष रखता है। जीवन की सार तत्व स्त्रियों के प्रारब्ध के साथ पुरुषों का ऐसा षड्यंत्र जहां आधिपत्य की लालसा में उन्होंने संपूर्ण भूमि को अपने क्रूर प्रहारों और अनुचित अपराधों से निर्दोष और निरपराध जनों के रक्त से रक्त रंजित कर दिया। उनका उद्देश्य केवल शासन प्रणाली को उद्वेलित करना था और मंदिरों में बंदी जीवन व्यतीत करने को बाधित इन स्त्रियों के भाग्य में क्या है? केवल एक उपाधि, देवी। परंतु मलिन उद्देश्य सामर्थ्य को कितना भी बाधित क्यों न करे, एक न एक दिन वो सामर्थ्य पराकाष्ठित अवश्य होता है। इन महावीरांगनाओं की यात्रा भी ऐसी ही रही है। पिछले कुछ वर्षों में मैंने इन अतिमानवीय पात्रों की मानवता को समझने का प्रयास किया है। मेरी भावनाओं से परिपूर्ण प्रतीकात्मक कल्पना का विस्तार मेरी मां है। मेरी जननी, तुम्हारी जननी, वो त्याग नंदिनी, रक्त सच्चित, स्वयं सिद्धा हमारी भारत भूमि। ये वो नहीं जो पूजनीय प्रतिमाओं में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। ये वो नियतिजीत महाकन्या है
जो अपनी प्रजा की संरचना न्याय, स्वतंत्रता, संप्रभुता और बंधुता से परिष्कृत कर रही है। मां ने संविधान के विधान में कहा था कि अगर तुम्हारा समय दुर्बल हो तो केवल अपनी मानवता पर विश्वास रखना। भेदभाव और घृणा के उन्माद में भी शांति का शंखनाद करना, कर्म में दयालुता और धर्म में भद्रता रखना, एक अतिवादी अन्य से पहले एक उदारवादी अनन्य बनना। भारत भूमि की संरचना में कई महावीरांगनाओं ने अपना योगदान दिया और महागाथा की ऐसी ही एक महानायिका है याज्ञसेनी द्रौपदी। जीवन समर के संग्राम से मुक्त होकर उसने एक पत्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के नाम लिखा। वो अपनी व्यथाओं का विवरण दे रही थी। उसे लगता था कि आने वाले समय में उसके चरित्र पर अनेकों चित्रण बनेंगे, किंतु प्रत्येक चित्रण उसके सत्य की संपन्नता से अधिक एक विशेष दृष्टिकोण से प्रभावित होंगे। अपनी जीवन कथा को एक आधुनिक स्त्री के हाथों में रखते वक्त वो एक चेतावनी देती है। वो कहती है कि मेरे संबंध में कहे गए प्रत्येक शब्द को तुम संशय और प्रत्येक वाक्य को संदेह की दृष्टि से देखना, और अगर मेरे व्यक्तित्व का विवरण किसी पुरुष ने दिया है तो तुम उस लेख को फाड़ कर फेंक देना, क्योंकि अपनी कल्पनाओं में वो पुरुष भले ही मुझे असाधारण व्यक्तित्व से पुरस्कृत क्यों न करते, अपने प्रभुत्व से मुक्त कभी नहीं कर पाए। अपने नेत्रों में वो मेरे लिए सहानुभूति एकत्रित कर सकता है, किंतु समानुभूति अनुभव करने की योग्यता उसमें नहीं है। ये आधुनिक स्त्री कोई और नहीं अपितु भारत भूमि ही थी, जिसे आज हम भारत माता के नाम से जानते हैं। मैं भारत भूमि के लिखे याज्ञसेनी द्रौपदी के पत्र को विस्तार से पढ़ना चाहूंगा। द्रौपदी लिखती है, भारतवर्ष की पावन भूमि, साहस, सामर्थ्य, सौंदर्य एवं स्वतंत्रता मैं तुम्हें विरासत में देती। स्मरण रहे कि इनके सत्यनिष्ठ प्रदर्शन के लिए अपनी व्यथा को, अपने अपराधों को और अपने दोष वस्त्रों और आभूषणों की तरह धारण करने की आवश्यकता होती है। अपने व्यक्तित्व की सूक्ष्मता वहन करने के लिए हमें अपने अपराधों की नग्नता के साथ एक प्रगाढ़ संबंध स्थापित करना पड़ता है। मैंने अनेक शूरवीरों को कुकृत्य के समक्ष मौन रहते देखा है, उनकी महानता का चीर हरण होते देखा है। उनके सामर्थ्य और उनकी शक्ति को अधर्म ने अपना ऋणी बना लिया था। वो वीर थे, वो विद्वान थे, किंतु मेरे समक्ष वो केवल विवश थे। अपने व्यक्तित्व की मूल स्वरूप की सत्यता को सिद्ध करने के लिए हमें आजीवन अपनी शून्यता से संघर्ष करते हुए इस काया से अहम का आवरण उतारकर अपमान, तिरस्कार एवं अन्याय को अंगीकार करना ही पड़ता है। व्यक्तित्व के इस उन्मुक्त अभिनय में समय एवं घटनाक्रमों की सीमा नहीं होती। अनावरण प्रणाली में जीवन सदैव न्यायोचित, न्याय संगत, संतुलित और सदाचार से परिपूर्ण नहीं होता, अपितु इसके स्वभाव का एक अनोखा तर्कशास्त्र है। यहां ऐसा कोई नियम नहीं है जो ये स्पष्ट करे कि किन मर्यादाओं का उल्लंघन सबसे पहले होगा। स्वतंत्रता का शास्त्र तो रहस्यमयी, त्रुटिपूर्ण, उन्मुक्त अपूर्णता को ही सौंदर्य का पर्याय समझता है।
परंतु है सखी, आने वाले समय पर तुम्हारे अस्मिता पर भी अनेकों एकतंत्रीय अनुचित प्रहार होंगे, किंतु तुम्हारे श्रृंगार में मिला मेरा रक्त तुम्हारी प्रतिष्ठा के सूर्य को अनंत काल तक उदित रखेगा। द्रौपदी आगे कहती हैं कि इस पितृतंत्रात्मक व्यवस्था प्रणाली में प्रौढ़ हो या वृद्ध, सबने अपने पुरुषार्थ के नाम पर अनेकों प्रपंच किए, परंतु जब परिस्थिति की विषमताओं ने इन महापुरुषों की परीक्षा ली, तब इनकी महानता पाषाणवत हो गई, इनके सामर्थ्य का हरण हो गया। जानती हो क्यों? क्योंकि इनके मुंह में अन्याय और अधर्म ने अपने नाम का निवाला डाल रखा था। हे सखी, खेद मुझे केवल इतना है कि अन्याय की जय जयकार करती श्रोताओं की उस श्रृंखला में एक भी उग्र तत्व ऐसा उपस्थित नहीं था जो दूषित परंपराओं की आंखों में आंखें डालकर उन्हें चेतावनी दे सके, उन्हें चुनौती दे सके। खोखली मर्यादाओं को लांघ कर इन रूढ़िवादी शासन प्रणालियों की कमर तोड़ने का साहस किसी ने नहीं किया। मुझे आशा है कि इस कटु सत्य से तुम्हें भी उतनी ही व्यग्रता हुई होगी जैसी मुझे होती है। तुम्हें भी वही अनुभव हुआ होगा जो मुझे होता है। मेरे प्रतिशोध की अग्नि की ज्वाला बुझने के उपरांत भी अंगार बनकर मेरे हृदय में अनेकों वर्षों तक जलती रही, परंतु इन क्रूर विषमताओं की विशाल सेना के समक्ष मैंने कभी समर्पण नहीं किया। संबंधों के मायाजाल से मैं कभी विचलित नहीं हुई और धर्मपरायण बनी रही। मेरा ध्येय तुम्हारे योग्य बनना था। मुझे आशा है कि मेरे स्मरण मात्र से तुम्हें गर्व की अनुभूति होती होगी। मेरे नाम से, मेरे निर्णयों से और मेरे कर्म से तुम्हारे सौंदर्य का लावण्य और खिल उठेगा। तुम्हारे अस्तित्व की संपन्नता मेरे कर्मों की संपन्नता से अखंड और अभेद हो जाएगी। तुम्हारी सखी याज्ञसेनी द्रौपदी। It was really very nice to hear you. It was amazing and mesmerizing. Thank you so much, Pratha. One more question in my mind. There must have been some challenges which you have faced while pursuing this career, while pursuing career in this field. So what were those some challenges? Can you please share with us? Actually, the biggest problem anyone face in any creative venture or for that matter, any creative field, like if you want to follow your conviction, if you want to follow your conviction, then you have to be very adamant about your decisions. You know what? There are many people, there are many voices which are there to demotivate you, to divert your attention in other areas. Yeah, I understand. I hope you must have witnessed very nice memories in Sunbeam School Leher Tara. Please share that one memory which you cherish the most. Actually होता क्या था कि जब हम लोग पढ़ते थे, अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं रॉय सर का बहुत बड़ा फैन हूं। रॉय जॉर्ज सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। और जब मैं स्कूल में पहली बार आया था तो मैं उनसे बहुत मोटिवेटेड था, उनसे बहुत प्रभावित था। जिस तरह से वो काम करते थे और जिस तरीके से वो पढ़ाया करते थे। उसके बाद ऐसे कई टीचर्स आए हैं जिनके साथ मेरा राब्ता रहा है और मैंने बहुत अच्छा वक्त उनके साथ बिताया है। आदित्य सर हुए, सुधा मैम हुई, शौमिता मैम, रोहित सर, ये वो लोग थे। एक्चुअली क्या है कि मैं पढ़ने में उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को मेरे अंदर उम्मीदें दिखती थी और इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है। एंड जस्ट नॉट टीचर्स, मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फिल्म मेकिंग जो होती है वो एक टीम एफर्ट होता है। सो इस वक्त जो हम ये काम कर रहे हैं, आपकी भी एक टीम है और यहाँ से हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं।
और मेरे साथ मेरा फ्रेंड सौरभ यहाँ पे है, जो ये बैक स्टेज इसको बिहाइंड द कैमरा संभाले हुए है। इस सौरभ से मेरी दोस्ती स्कूल में ही हुई थी, और ऐसी तो बहुत सारी यादें हैं। एक याद ये है कि एक बार हमने स्कूल के बाथरूम में पटाखे लगा दिए थे, और ये बहुत पहले की बात है, बट आई थिंक यू शुड हैव your own share of nuisance, so don't follow it. This is not something to follow. Nice to hear that. I would request you again continue with your performance. Yes. ये एक नज्म है जो जिसका नाम है इश्क सलामत। एक पागी की दास्तान है ये। अभी जैसे प्रथा आपने मुझसे पूछा कि मुश्किलें क्या होती हैं राम, एक्चुअली अगर आप अपने इनफिराद की अपनी शख्सियत की दरियाफ्त करने निकले, अगर आप अपने ख्वाबों की तरफ निकले, तो ऐसी बहुत सारी रुकावटें आती हैं जो आपको आपके मंसूबे से, जो आपको आपके मकसद से भटकाने के लिए काफी। सो ऐसी ही एक कहानी थी इश्क सलामत, जिसकी ये नज्म और ये मैंने लिखी है कि अपना घर खाक पर रखकर मुआशरे से बगावत कर रहा था। अपना घर खाक पर रखकर मुआशरे से बगावत कर रहा था वो, तभी अंधेरे से अब्र हटाकर स्याह में चमकती चांदनी की तरह रोशन। अल्फाज को आरजू मिली और आरजू को मिला किरदार, और दोनों ने मिलकर अपने ईमान की ऐसी मुकद्दस मीनार बनाई कि मंजिल अमलान हो गई। जिंदगी अब नज्म बन गई थी, और इश्क के पास खुदा का रुतबा था। और खुदा हो या इश्क, जाहिर से ज्यादा पाक और महफूज वो बातिन में ही है। इश्क की दस्तार पहनकर प्यार की हसीन सौगात लेकर आई है। एक बागी की नूर इबादत है, अजल से अजल तक ये इश्क सलामत है। इनफिरादी दरियाफ्त में निकला वो बागी, अपने वजूद को ढूंढ रहा था, और मुआशरे ने उसे यही समझाया, मुआशरे का मतलब समाज ने उसे सिर्फ यही समझाया कि जोश, जज्बात और जुनून की उम्र ज्यादा नहीं, लेकिन इंसान का फैसला हर कदम पर उसके साथ होता है, और वही उसकी शख्सियत बनाता है। एक इरादा लेकर अपने ख्वाब को ढूंढने निकला था। रिवायत की सलाखों में वजूद कैद था उसका। रोशनी की तलाश थी, पर सब कुछ अंधेरे में होता नजर आ रहा था। उसकी धूमिल काया में शामिल उसके ख्वाब की रूह थी। उसके ख्वाब का ख्याल उस रोशनी जैसा था। उसके ख्वाब का ख्याल उस रोशनी जैसा था जो अंधेरे में भी उसे समंदर पार करा सकता था। बेगानों के बस्ती में उसके ख्वाब के दरख्त की छांव थी, सुकून पा रहा था। ये उसके इश्क की इबादत थी कि अपने ख्वाब पर एतबार कर इकरार कर रहा था। थैंक यू। Thank you, Sharad Bhaiya. That was really nice and fantastic. Thank you, Pratha. Pratha, I have written something for you. If you allow me, I want to recite it for you. Yeah, sure. जैसे कि हम कभी मिले नहीं हैं, बट हमें ये बताया जाता है कि काफी कुछ हमारी कोशिशों पे निर्भर होता है। सो ये एक संदेश है, एक पैगाम है जो मैं अपने जानिब से आपको देना चाहता हूँ। आई होप आपको थोड़ी बहुत उर्दू समझ में आती होगी, और अगर आपको कहीं ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Yes. ठीक है। प्रथा, सब कुछ सामने है, मेरे जज्बे में, मेरे जुनून में, मेरे ख्वाबों की तासीरें, लेकिन मेरे इक़दाम में मेरा ज़मीर और मेरी खुददारी। मुझे बताओ कि आसमान की चाहत मैं जमीन के प्यार को कैसे भूला। इस रोशनी को देखो, ये हमें बनाने वालों की नवा। उसने ही मुझे यारियों का एहतराम करना सिखाया, और मेरा यकीन
तुम्हारे होने में है। और रहा सवाल हमारे वजूद का, अधूरा ही सही, पूरा रोशन ना सही, ये नूर हमारी नुसरतों का ही है। तुम चाहे इस मौके को छोड़ दो या इस वक्त को खुद से दूर हो जाने दो, तुम अपने ख्वाबों का दामन थामे आगे बढ़ती चली जाओ या सही और गलत के मायनों में फंसी रहो। अंत में ये सब कुछ तुम्हें खुद तय करना है। दुनिया के दस्तूर में ये दम कभी भी नहीं था जो तुम्हें तुम्हारे हुदूद को दिखलाए, तुम्हें तुम्हारी सीमाओं को दिखलाए। ऐसे ही खुश रहो, अपनी मासूमियत बरकरार रखो और आगे बढ़ती रहो। So this is for you, Pratha. Thank you so much. It was really grateful. So, thank you so much, Sharad Bhaiya, for giving us another wonderful evening. We all were completely mesmerized. It was indeed a pleasure to listen to you. A big thank you to our viewers as well who joined us. Thank you so much, Sharad Bhaiya. Thank you to so very all. much, Pratha. It was Thank you and Jai Hind.